जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूपी ट्रिपल एस सी पेड सीरीज़ के चौथे वीडियो में, जिसमें हम संविधान के 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हमारी संसद। उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए, और कमेंट करिए कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद किनसे मिलकर बनी हुई है? राज्यसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा एवं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जो आर्टिकल 79 है, आर्टिकल जो 79 है वो कहता है कि हमारी जो संसद है वो हमारी राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में दिया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि आर्टिकल 79 ये कहता है कि हमारी एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों का सीटों का जो आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पे होता है। ठीक है, ये जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, क्षेत्रफल के आधार पे नहीं होता है, गरीबी के आधार पे नहीं होता है, भाषा के आधार पे नहीं होता है, जनसंख्या के आधार पे होता है। और जो मानक जनसंख्या जो एक हमने मान लिया है वो है 1971 का जनगणना जो हुई थी उसी की जनसंख्या को मानक जनसंख्या हमने मान लिया है, और उसी के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष को आप सभी लोग जानते ही होंगे, वो थे जी.वी. मावलंकर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जी.वी. मावलंकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है आपका 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। इसी प्रकार से जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या आपकी 250 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि सबसे अधिक लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें किस प्रदेश में हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और यही अगर आपको ऑप्शन पूछ लेता है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं तो हो जाएगा 80, एवं राज्यसभा में कितनी सीटें हैं तो हो जाएगा 31 यानी 31। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 80 एवं 31। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य होगा। ये पूछ रहा है कि आप लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता आपकी क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है यदि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा ऑप्शन है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, तीसरा है वह लाभ का पद धारण न करता हो, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है। पूछ लेगा कि लोकसभा के सदस्यता को निर्धारित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद हो जाए 84। फिर अगला प्रश्न इसमें से एक या दो तीन दे देगा ऑप्शन, जैसे कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, क्या वो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, क्या उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो कन्फ्यूज करने के लिए एक दो पॉइंट उसमें जोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, वो आयु कम से कम 25 वर्ष की पूरा करता हो, और लाभ का पद धारण न करता हो। तो उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब नागरिक की हम बात करेंगे तो उसको जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? 50, 20, 30 और 40। पहले तो इस प्रश्न पे चलने से पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है। मंत्रिपरिषद जो होता है वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और साथ ही उप मंत्री का भी ये एक समूह होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो मंत्रिमंडल होता है वो छोटा होता है और जो मंत्रिपरिषद होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो शक्तियों के मामले में मंत्रिमंडल जो क्या होता है, मंत्रिमंडल वो बड़ा होता है। ठीक है,
तो ये मंत्रिमंडल हो गया और मंत्रिपरिषद होता। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो सदस्य संख्या है आपकी है 50। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का निर्वाचन होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर 9 हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पे। इसको एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं, एलिमिनेशन द्वारा करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार, इसको पहले एलिमिनेट कर दिए क्योंकि राष्ट्रपति की अपनी कोई इच्छा नहीं है। राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प की तरह होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। दूसरा, अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष जो है राष्ट्रप्रधान नहीं है, ना ही प्रधान है आपका वो मंत्रिमंडल का, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद से राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पे, ये भी ऑप्शन आपका सीधे सीधे गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये पहले जो है राष्ट्रपति सीधे सीधे कर सकता था, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई उसके बाद से जब संशोधन हुआ तो संशोधन में इसको कहा गया कि राष्ट्रपति तभी भंग कर सकता है जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में उसमें सहमति दे दे। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधारणा होती है, ये 12 बजे शुरू होता है, यानी कि 00 इसकी टाइमिंग हो जाती है, इसीलिए इसको शून्यकाल बोला जाता है। और ये 12 बजे से 1 बजे तक चलता है, 1 घंटा। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जा सकता है और ये संसदीय व्यवस्था में ये भारत की देन है। तो अगर ऑप्शन में है 1 घंटा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा, यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, कोरम कितना? कोरम पूरा कोई भी कार्रवाई करने के लिए एक कोरम होता है, उस कोरम को पूरा करने के लिए जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/6, पहला था 1/5, तीसरा है कुल सदस्य संख्या का 1/6 और डी है कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो ऑप्शन आपका जो सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10 वो सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा, बिल्कुल सही है। कोई भी कार्रवाई अगर चल रही है और अगर हमारे अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि वो स्थगित कर दिए कुछ देर, तो तभी बैठक जो लोकसभा की है वो समाप्त हो सकती है। दूसरा, सत्रावसान के द्वारा। सत्रावसान के द्वारा क्या होता है? शीतकालीन सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो जब वो सत्र समाप्त होगा तो अपने आप बैठक जो है समाप्त हो जाएगी। विघटन द्वारा, अगर राष्ट्रपति भंग कर देता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे तो भी विघटित हो जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों ऑप्शन जो आपका सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, जमानत राशि खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/6, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है यदि उसे 1/6 वैध मतों का प्राप्त नहीं हो जाता है, तो ऑप्शन सी उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री ना लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसको सीधे सीधे एलिमिनेट कर लीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति, यही आंसर सही होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, परंतु इसके मेंबर नहीं होते हैं वो, ठीक है। लेकिन अपना जब वोट बराबर हो जाता है तो वोट बराबर की स्थिति में वो वोट अपना कास्टिंग वोट दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। अगला, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कौन सी योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। उसकी उम्र 30 वर्ष हो, ये भी सही है। वह पागल एवं दिवालिया ना हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सही कर लेते हैं, उपयुक्त सभी योग्यताएँ सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यदि हमारी राज्यसभा जो है उसको ये लगता है कि कोई ऐसा राष्ट्रीय हित में जो कोई बिंदु है, जो कोई है, उसको हमें राज्य सूची के विषय से संबंध हमको विधि बनाना चाहिए, तो वो अनुच्छेद 249 के तहत उस पर विधि बना सकती है राज्य सूची से संबंधित विषय। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, चौथी अनुसूची में वर्णन है संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं, ये बिल्कुल नहीं है। जनजाति क्षेत्रों प्रशासन, ये भी नहीं है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये ऑप्शन जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगला प्रश्न, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या, कितनी सदस्य संख्या मैक्सिमम हो सकती है? तो उसका आंसर है ए 250। 250 उसकी सदस्य संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में कार्यमुक्त हो जाते हैं, यानी कि सदस्यता उनकी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? हमारे ऑप्शन है पहला ए राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं हो सकती, इसलिए ना तो राष्ट्रपति, ना ही उपराष्ट्रपति और ना ही यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन पहला है आपका राज्य की विधानसभाओं द्वारा, राज्य की विधान परिषद द्वारा, राज्यों की विधान परिषद द्वारा, विधानसभा विधान परिषद द्वारा, नगर पालिकाओं के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, यहाँ पे राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं द्वारा। अगला प्रश्न, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धन विधेयक से संबंधित बातें हैं, इसमें हमको विचार करना है। पहला है, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। दूसरा है, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। तीसरा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो जो पहला पॉइंट है हम देख रहे हैं, ये कह रहा है धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही कह रहा है। जो धन विधेयक होता है उसको हम अनुच्छेद 110 में परिभाषित करते हैं। ये धन विधेयक जो है उसको अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, ये सही है। दूसरा है, धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। कोई भी धन विधेयक होता है उसे केवल और केवल सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? पूरा स्थापित मतलब पेश किया जाता है लोकसभा में। तीसरा है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो तीनों पॉइंट इसके सही हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? सबसे पहली बात तो हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि जो लोकसभा है उसके पास एकाधिकार है धन विधेयक के संबंध में, राज्यसभा के पास अधिकार कम है, इसलिए राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती है। अगर 14 दिनों तक वो पेश नहीं करती है, वापस नहीं करती है, तो इस धन विधेयक को पारित हुआ माना जाता है। इसलिए अधिक से अधिक वो इस धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, 14 दिन तक। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? पहला ऑप्शन है आपका संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक, तीसरा है साधारण विधेयक और चौथा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। तो सिंपल सी बात है, समझने का प्रयास करिए कि जो संयुक्त बैठक होती है वो होती है आपका आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। कब? जब आप जानते हैं कि कोई विधेयक पेश किया जाता है एक सदन में तो उसको दूसरे सदन के द्वारा भी पारित हुआ जाना चाहिए, पर ऐसी स्थिति में अगर दूसरा सदन उस पर सहमति व्यक्त नहीं करता है तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है पारित कराने के लिए और साधारण बहुमत से उस विधेयक को
पास करा दिया जाता है, पारित करा दिया जाता है। परंतु ये जो पास कराने की व्यवस्था है, जो संयुक्त बैठक जब होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। परंतु संयुक्त बैठक में संविधान संबंधी जो विधेयक होता है, संविधान से संशोधन संबंधी विधेयक होता है, उसको पास नहीं कराते हैं। उसके संयुक्त बैठक उसके लिए नहीं होती है। वित्त विधेयक के लिए भी संयुक्त बैठक नहीं होती है, और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में। यानी कि साधारण विधेयक के संबंध में ही हम संयुक्त बैठक कर सकते हैं, अन्यथा हम संयुक्त बैठक नहीं कर सकते हैं। और जब संयुक्त बैठक करेंगे तो आर्टिकल 108 के तहत होगा, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स जो कमेटी है वो हो गया, प्राक्कलन समिति एस्टीमेट हो गया, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ये है आपका पब्लिक अकाउंट, ये है आपका एस्टीमेट कमेटी, और ये है आपका पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, और ये है आपका याचिका समिति। ठीक है, तो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी समिति है? इसमें देखिए इसमें आपके 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर इसमें होते हैं, 15 मेंबर इसमें लोकसभा से होते हैं, और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसी प्रकार से इसमें आपके 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं आपके राज्यसभा से, और 7 होते हैं लोकसभा से। परंतु जो प्राक्कलन समिति होती है, जो एस्टीमेट कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है, और इसमें कुल मिला के 30 मेंबर होते हैं, और सब के सब होते हैं आपके लोकसभा से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति है। अगला प्रश्न, संसद में शून्यकाल का समय है।